अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है कंडक्टर की। देखें, इससे पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, इससे आसानी हो जाएगी आपके लिए। देखें, आपने एक टैप के साथ जो है ना पाइप जोड़ा है, रबड़ वाला पाइप जो होता है, और वो पाइप में से पानी फ्लो करता हुआ जो है ना आपके दूसरे जो एंड है उसका पाइप उस तक पहुँचेगा, तो पानी का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ। अब अगर फ़र्ज़ करें वो पाइप की लेंथ जो है वो डिफरेंट है, मतलब दो पाइप्स हैं आपके पास, एक स्मॉल लेंथ का है, एक लार्जर लेंथ का है। आप पहले स्मॉल लेंथ वाला लगाते हैं टैप को, तो दूसरे एंड तक पानी जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि पाइप की लेंथ छोटी है, पानी को इतना ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दूसरा पाइप यूज़ किया जिसकी लेंथ ज़्यादा है टैप के साथ, तो डेफिनेटली दूसरे एंड तक पानी ज़रा देर से पहुँचेगा, लेंथ ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, जो वाटर का फ्लो है, अगर पाइप का एरिया ज़्यादा होगा पानी ज़्यादा फ्लो करता हुआ आएगा, और अगर पाइप का एरिया कम है तो डेफिनेटली उसमें से जो फ्लो ऑफ वाटर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वो कम होगा। तो इसी तरह जो रेजिस्टेंस है वो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, उनके रास्ते में जो वाइब्रेटिंग एटम आते हैं उनके कोलिजन की वजह से है। अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर लंबा रास्ता कवर करना है, लंबी वायर में से गुजरना है, वो कोलिजन ज़्यादा करेगा, उसके रास्ते में ज़्यादा वाइब्रेटिंग एटम आएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होगी। और अगर शॉर्ट वायर में से गुजरना है, इतनी लेंथ नहीं है, तो कोलिजन कम होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी कम होगी। अगली चीज़ ये है कि अगर एरिया ऑफ द वायर बढ़ा दें, यानी वायर मोटी कर दें, एटम्स के दरमियान गैप थोड़ा आ जाएगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन के गुजरने का रास्ता मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन के जो चांसेस हैं विद द वाइब्रेटिंग एटम वो कम हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर बारीक वायर यूज़ करेंगे, एटम क्लोज होंगे, इलेक्ट्रॉन ने गुजरना है, फिर भी इलेक्ट्रॉन गुजरेगा लेकिन कोलिजन होंगे, ज़्यादा होंगे, कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं गैप कम होने की वजह से, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी एरिया कम किया तो। अब देखें, इस एक्सपेरिमेंट से या इस बात से ये पता चलता है कि कोई भी रेजिस्टेंस है आर किसी वायर की, वो प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ द वायर के। सबसे पहली बात तो ये है कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। अगर लेंथ ज़्यादा करेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एरिया बढ़ाते हैं तो वो इन्वर्सली आता है, यानी एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करें, इन दोनों बातों को कंबाइन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एल ओवर ए। फिर प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट जो है वो रो जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, लेकिन उसे कहते हैं ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी ऑफ वायर। इसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ ही। पहले इसको डिफाइन करते हैं इसी फार्मूले से। देखें, अगर आप लेंथ यूज़ करते हैं उस वायर की 1 मीटर और एरिया आप यूज़ करते हैं उसका 1 मीटर स्क्वायर, ये पुट कर दें वैल्यूज़, तो R इज इक्वल टू रो इंटू 1/1, तो क्या आ जाएगा, देखें R इज इक्वल टू रो आ गया। तो असल में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, लेकिन किस वायर की, जिसकी लेंथ 1 मीटर और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि अगर उसका वॉल्यूम ले लें एरिया इंटू लेंथ करके तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस या कंडक्टर is called specific resistance, या फिर कहेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी असल में रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर मटेरियल की जिससे वायर को बनाया जाता है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, जिससे भी वायर बनी होगी उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी है, वो उसकी नेचर पे डिपेंडेंट है। और अगर आप वायर बना लेंगे उससे, तो फिर जो वायर बनेगी उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस बोलते हैं, सिंपल। और वो फिर लेंथ के साथ बढ़ती है, एरिया के साथ कम हो जाती है, यानी लेंथ और एरिया पर डिपेंडेंट होती है। और जो रेजिस्टिविटी का लफ्ज़ आया था, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आई थी, ये पर्टिकुलर उस मटेरियल की बात कर रहे हैं जिससे वायर को बनाया जाता है। तो अब यहाँ साथ ही एक छोटी सी एग्जांपल है वो देख लीजिए, 14.3
उसके बाद फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं 2, वो भी देखेंगे। If the length of the copper wire is 1 meter and its diameter is 2 millimeter, then find the resistance of the copper wire। कह रहा है जी लेंथ कितनी है उसकी 1 मीटर है और एरिया जो है वो सॉरी डायमीटर दिया गया है, डायमीटर से रेडियस, रेडियस से एरिया आएगा। डायमीटर जो है वो कितना दिया गया है 2 मिलीमीटर, मिली ख़त्म कर दें 10⁻³ मीटर लगा दें। उसके बाद फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप एरिया बताएं, जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ में हमने तो जो फाइंड करना है वो है रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हमने। तो अब रेजिस्टेंस का जो फार्मूला वो यही यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास रो आपको खुद लगाना पड़ेगी यहाँ पे इस एग्जांपल में, पर्टिकुलर साइड बॉक्स में दी हुई है। वैसे रो जो है वो कॉपर के लिए वो है जी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। हाँ इसका यूनिट भी डिफाइन करना है, देखें यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। चलो ऐसा यूनिट जो है क्या होगा, देखें रेजिस्टिविटी को अगर सेपरेट करें तो देखें RA/L आ जाएगा। R का यूनिट ओम, A का मीटर, नीचे मीटर एक ऊपर मीटर वाले से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ओम मीटर बचेगा, ये यूनिट है इसका। खैर नेक्स्ट देखिए कॉपर की रेजिस्टिविटी। अब एरिया निकालना है हमें क्योंकि हमारे पास डायमीटर है, तो एरिया जो होगा वो आपको पता है πr² होता है। तो यहाँ πr² की जगह आप डायमीटर, क्योंकि आपको पता है रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो d/2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो d/4 हो जाएगा, d²/4। यहाँ वैल्यू लगा दें हम 3.14 इंटू 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो जो एरिया आ जाएगा वायर का वो 3.14 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टेंस का फार्मूला फिर लगाएं ρL/A। रो की वैल्यू जो है वो आपको साइड बॉक्स से देखी आपने, और वैसे न्यूमेरिकल्स के अंदर दी होती है क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं, ये याद रखने पड़ते हैं फिर अलग से। लेंथ जो है 1 मीटर और डिवाइडेड बाय एरिया जो है वो 3.14 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, रेजिस्टेंस आएगी 5.4 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट की या आपने फैक्टर्स बताए रेजिस्टेंस के, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। शॉर्ट में इसकी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। देखिए हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करते हैं। मटेरियल 2 तरह से होते हैं, बल्कि 3 तरह यहाँ 2 तरह से बताए गए हैं। सेमी कंडक्टर नहीं बताया गया, वो आप नेक्स्ट क्लास में फिर देख लेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, देखें मटेरियल जो है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकें, हीट को ट्रांसफ़र कर सकें, उसे हम कंडक्टर्स का नाम देते हैं। अब वो कंडक्टर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जो है वो इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। उनके पास जो एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आखिरी शेल के, स्पेशली वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड नहीं है एक एटम के साथ, वो भी इनसाइड द एटम या इनसाइड द मटेरियल वो रैंडम मोशन करते हैं। तो वो रैंडम मोशन जो है उनकी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती, तो वो इस वजह से उनकी मोशन की वजह से फिर करंट नहीं है अगर आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई नहीं किया तो, क्योंकि जितने लेफ्ट से राइट मूव करेंगे उतने राइट से लेफ्ट भी मूव करेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होगी जो रैंडम है उसकी वजह से कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एक एंड कंडक्टर का हाई पोटेंशियल पे होता है, एक लो पोटेंशियल पे होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करते हैं। उस फील्ड की वजह से जो आपने बैटरी की मदद से अप्लाई की है तो वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सकते हैं और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, जिस वजह से वो कंडक्टर बनते हैं। और इनमें एग्जांपल जो है वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट साथ है जी इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर जो है वो ऐसे मटेरियल है जिनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने के लिए, वो टाइटली बाउंड रहते हैं, उनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन भी अपने एटम के साथ टाइटली बाउंड रहते हैं और वो किसी किस्म के करंट जो है वो फ्लो करने में कोई रोल प्ले नहीं करते, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल नहीं होता। और इनकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि कंडक्टर में भी होती है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम है, उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इंसुलेटर जो होते हैं वो उनको फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है स्टैटिक चार्ज, लेकिन उनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सके। ये तो इनकी एग्जांपल जो है वो ग्लास, वुड, प्लास्टिक और सिल्क ये वाली हैं।
तो इंसुलेटर में से करंट पास नहीं करता, इस वजह से उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। तो ये शॉर्ट में इनको डिफरेंशिएट करने को कहा जा सकता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में आप डिफरेंस बताएं। तो दोनों के 3 पॉइंट्स लिखने हैं। एक तो डेफिनेशन हो जाएगी कंडक्टर की और इंसुलेटर की, और फिर उसके बाद फिर आपने बताना है कि कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है जबकि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ एग्जाम्पल आ जाएगी, कंडक्टर की एग्जाम्पल दे दें, इंसुलेटर की एग्जाम्पल दे दें, तो ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे इनके। और कोई एक भी पूछा जा सकता है तो वो भी आपने फिर एक्सप्लेन करना है। तो ये फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिर हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की तरफ चलेंगे, ओम्स लॉ को यहाँ अप्लाई करेंगे, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, एग्जांपल्स भी हैं साथ इंपॉर्टेंट, वो भी सॉल्व करेंगे।